जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कृष्णकांत और आप देख रहे हैं टॉक विद के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय लखनऊ के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छी अपडेट है, काफ़ी दिन के बाद आई है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी इंतज़ार था इस भर्ती का। तो फ्रेंड, आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और फ्रेंड हम सभी पॉइंटों पर बारीकी से जानकारी लेंगे कि क्या दूसरे राज्य के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके पास CCC का डिप्लोमा नहीं है क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओ लेवल का जिसके पास डिप्लोमा नहीं है क्या वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो लोग फाइनल ईयर में हैं क्या वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया है तो सभी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और फ्रेंड, अंत तक देखने के बाद अगर आपका डाउट कोई बच भी जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं विदिन 2 आवर के अंदर आपका रिप्लाई दे दूंगा। और फ्रेंड, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ मैं आगे भी वीडियो लेके आता रहूँगा। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड, तो कोशिश करूंगा कि सभी पॉइंटों को कवर करें। तो फ्रेंड, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो वैकेंसी रहने वाली है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के द्वारा निकाली गई है और जिसका विज्ञापन संख्या 1/2020 है। और जो दिनांक रही है वो 7 दिसंबर 2020 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फ्रेंड, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो रहेगी वो 8 दिसंबर 2020 से ये फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 7 जनवरी 2021 रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन आप जो है 7 जनवरी 2021 तक करवा सकते हैं। और फ्रेंड, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो भी 7 जनवरी 2021 रहेगी। और फ्रेंड, जो पत्र स्वीकार किए जाएंगे अंतिम तिथि मतलब 7 जनवरी 2021 तक स्वीकार किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की भी अंतिम तिथि वही है, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि वही है और अंतिम तिथि भी 7 जनवरी 2021 है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो पॉइंट है वो एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड, मैंने सभी पॉइंटों को अंडरलाइन कर लिया है जिससे कि कोई मिस ना हो। तो फ्रेंड, सबसे पहला जो पॉइंट है कि इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रत्येक पद के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क लगेगा। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि जैसे अगर आप अलग अलग पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग पद के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके लिए अलग अलग फीस जमा करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड कि इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक जो योग्यताएं हैं, यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन का पात्र होगा। जैसा कि मैंने फ्रेंड थंबनेल में बताया है कि क्या अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें क्लियर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतिम वर्ष के जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि अगर कोई BA कर रहा है तो वो लास्ट ईयर में है तो आवेदन कर सकता है। किंतु इसमें एक कंडीशन है कि प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक जो उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र और अंक पर प्राप्त होना आवश्यक है। मतलब कि जो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि है उस तक आपको उत्तीर्ण हो जाना जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है फ्रेंड कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियां संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है। मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है वो कोई भी प्रति आपको लगानी नहीं पड़ेगी। चौथा पॉइंट है फ्रेंड कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए दोबारा आवेदन करना पड़ेगा और उसका दोबारा शुल्क भी देना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड, आपको जो ऑनलाइन करना है फ्रेंड वो www.uplegisassembly.gov.in पर जाकर इसको आप पूरा अच्छे से रीड कर सकते हैं और उसी वेबसाइट से आप इसको ऑनलाइन आवेदन करेंगे। फ्रेंड, आवेदन शुल्क की बात करें तो फ्रेंड, जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 950 रुपये का शुल्क लगेगा और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको भी 950 रुपये का शुल्क लगेगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 850 रुपये का शुल्क लगेगा और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनको भी 950 रुपये का शुल्क देना होगा। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए मात्र जो है
सिर्फ 50 रुपये प्रक्रिया शुल्क लगेगा, जो कि और जो शुल्क है वो कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और जो लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, महिला हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको अपनी श्रेणी के अनुसार जो वेतन जमा करना पड़ेगा। अगर वो जनरल के हैं तो जनरल का देना पड़ेगा, SC ST के हैं तो SC ST का शुल्क लगेगा। अब फ्रेंड जो रिक्त पद हैं जिनमें वैकेंसीज कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो पहला पद है वो संपादक का है, जिसमें एक भर्ती रखी गई है। प्रतिवेदक के 4 पद रखे गए हैं। समीक्षा अधिकारी के 13 पद हैं और अपर निजी सचिव के लिए 2 पद हैं। सहायक समीक्षा के लिए 53 पद हैं और व्यवस्थापक के लिए 1 पद है। शोध एवं संदर्भ सहायक के लिए 1 पद है। सूचीकार के लिए 1 पद है और सुरक्षा सहायक पुरुष के लिए 10 पद हैं और सुरक्षा सहायक महिला के लिए 1 पद है। तो इस प्रकार कुल 87 पद हैं जो कि विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। और फ्रेंड इसमें जो रिक्तियां हैं वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। विभाग अपने विवेक अनुसार वैकेंसी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। आरक्षण की बात करें तो फ्रेंड जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग हैं वो उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार जो नियम बना हुआ है उसके अनुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा। और फ्रेंड जैसा कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी संग्राम, आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं उन्हें ही आरक्षण और आयु में छूट का लाभ मिलेगा। और जो दूसरे राज्य से जो कैंडिडेट भरेंगे फॉर्म उनके लिए जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनके लिए जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया फ्रेंड कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं, तो हाँ भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड कि महिला अभ्यर्थियों के प्रकरणों में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो फ्रेंड इसका पॉइंट का मतलब यह है कि जो महिला कैंडिडेट हैं वो आवेदन करेंगे तो उनको जो पिता की जो जाति है उसी के आधार पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। अगर किसी महिला की शादी हो जाती है तो वो पुरुष का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। तो ये पॉइंट फ्रेंड क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं, इसको हम बारीकी से जानेंगे, इसमें काफ़ी डाउट्स होने वाले हैं कैंडिडेट के, मैं एक एक को क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड जो पहला पद है संपादक के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो किसी विश्वविद्यालय से आपने साहित्य के साथ या इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर मतलब PG कर रखा हो। और दूसरा है कि संपादनकार, अनुवादकार, लेखनकार में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 5 वर्ष का अनुभव नहीं है तो ऐसे अनुभव के साथ विधानमंडल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष की सेवा आपने की हो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या तो आपके पास अनुभव हो या फिर आपने विधानमंडल सचिवालय में 5 वर्ष का काम किया हो तो आपको जो है आप फॉर्म के लिए भर सकते हैं। और विधि की उपाधि, जिनके पास विधि की उपाधि है उनके लिए वरीयता दी जाएगी। दूसरी वैकेंसी है फ्रेंड प्रतिवेदक की, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा आपने पास कर रखी हो तथा हिंदी अशुलिपिक में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी अशुलिपिक में 120 शब्द प्रति मिनट की गति तथा उक्त पदों पर माध्यमिक परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ CBSE और ICSE बोर्ड के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटरमीडिएट चाहे आपने उत्तर प्रदेश से किया हो, CBSE से किया हो या ICSE से किया हो, उसके साथ आपको कंप्यूटर का ज्ञान है जो 140 वर्ड पर मिनट और 120 शब्द पर मिनट आना आपको ज़रूरी है। तीसरी वैकेंसी है फ्रेंड समीक्षा अधिकारी की। तो समीक्षा अधिकारी के लिए जो पद रखा गया उसके लिए योग्यता होनी चाहिए सबसे पहले आपके पास स्नातक। तो अगर आपके पास स्नातक है तो आप समीक्षा अधिकारी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चौथी वैकेंसी है अपर निजी सचिव। तो इसमें सबसे पहली जो योग्यता मांगी गई है फ्रेंड वो स्नातक मांगी गई है। आपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ स्नातक कर रखा हो, उत्तर प्रदेश से कर रखा हो या किसी अन्य विश्वविद्यालय से कर रखा हो। दूसरा है इसमें हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। आशुलेखन में 80 और हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। तीसरी वैकेंसी है फ्रेंड कंप्यूटर का ज्ञान होना, वैकेंसी नहीं फ्रेंड, तीसरी योग्यता मांगी गई है अपर निजी सचिव के लिए कि कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।
जैसा कि नीलिट पूर्व में DOEC सोसाइटी द्वारा संचालित कंप्यूटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स मतलब CCC के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा इसके समकक्ष आपके पास होना जरूरी है। इसका कहने का मतलब ये है कि या तो आपके पास CCC का डिप्लोमा हो, अगर CCC का डिप्लोमा नहीं है तो उसके समकक्ष कोई दूसरी आप योग्यता रखते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि थंबनेल में बताया फ्रेंड कि बिना CCC वाले आवेदन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, मगर CCC के समकक्ष आपके पास कोई दूसरा कंप्यूटर का कोर्स जो है उसकी योग्यता होनी जरूरी है। 5वां पद है सहायक समीक्षा अधिकारी का। तो फ्रेंड सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए फ्रेंड जो योग्यता मांगी गई है, सबसे पहले आपने स्नातक कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में, और दूसरा नीलिट के द्वारा जारी किया गया O लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास हो या फिर उसके समकक्ष कोई योग्यता आपके पास हो। तो या तो आपके पास O लेवल का प्रमाण पत्र हो या उसके समकक्ष कोई दूसरी आपके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जैसा मैंने थंबनेल में बताया कि बिना O लेवल वाले कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, जिसके पास जो है O लेवल के समकक्ष का जो डिप्लोमा होगा वो कर सकते हैं। और तीसरा है कंप्यूटर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना जरूरी है। फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके पास O लेवल का डिप्लोमा नहीं है तो अथवा में दूसरा जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो क्या क्या हो चल सकता है वो मैं आपको इसमें बता दूं। सबसे पहले अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड जिनके पास O लेवल का प्रमाण पत्र नहीं है और दूसरी योग्यता रखते हैं, तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी अर्थात ग्रेजुएशन है उच्च डिग्री में पृथक विषय में रूप में आपने कंप्यूटर साइंस विषय लिया हो तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यह है कि O लेवल का आपके पास डिप्लोमा है तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर O लेवल का डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास जो मैंने बताए थे उनमें से कोई भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। व्यवस्थापक के लिए फ्रेंड कम से कम आपके पास एक विषय के रूप में हाउसकीपिंग तथा होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग का टेक्नोलॉजी में स्नातक आपके पास होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगली वैकेंसी है फ्रेंड शोध एवं संदर्भ सहायक। तो फ्रेंड साहित्य इसके अलावा सामाजिक विषय में आपने स्नातक मतलब PG कर रखा हो और एवं किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में कम से कम 3 वर्ष का कार्य या फिर अनुभव आपके पास होना जरूरी है। अगली वैकेंसी है सूचीकार। सूचीकार के लिए फ्रेंड स्नातक की उपाधि हो और साथ ही साथ पुस्तकालय में डिप्लोमा होना जरूरी है। फ्रेंड नवी वैकेंसी है सुरक्षा सहायक पुरुषों के लिए। तो इसमें 12वीं पास कर रखी हो आपने यूपी से या फिर अन्य स्टेट कहीं से भी, और दूसरी जो इसमें रखी गई है ऊंचाई 168 सेंटीमीटर 1.68 मीटर, वजन 59 किलोग्राम, जो चेस्ट सीना है वो 86 सेंटीमीटर बिना फ्लाई हो और 91 सेंटीमीटर फुलाकर। और ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने सेना में कार्य रखा हो, पुलिस में कार्य कर रखा हो, होमगार्ड का अनुभव हो, उनके लिए वरीयता दी जाएगी। जिनके पास NCC टेरिटोरियल आर्मी इनमें से किसी का भी सर्टिफिकेट है तो वो उनको वरीयता दी जाएगी। सुरक्षा सहायक महिला की बात करें तो 12वीं पास कर रखी हो, और साथ ही साथ जो दूसरी रखी गई है इसमें जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं 1.52 मीटर की, और जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वो 1.47 मीटर की हाइट हो और वजन 45 से 50 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि मैंने ऊपर बताया पुलिस, सेना, NCC टेरिटोरियल आर्मी, होमगार्ड इनमें से किसी में भी आपने अगर काम कर रखा है तो आपको वरीयता दी जाएगी। वेतनमान की बात करें तो फ्रेंड अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग वेतनमान है, सभी को नहीं बताऊंगा, आप नोटिफिकेशन में देख लें। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, कोई खास इसमें बताना नहीं होता है। और फ्रेंड अधिमानी योग्यता की बात करें तो फ्रेंड उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने सेना में 2 वर्ष का कम से कम सेवा की हो, NCC का जिसमें भी प्रमाण पत्र हो, और किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो तो उनको वरीयता दी जाएगी। और फ्रेंड इसमें अगला पॉइंट है शारीरिक स्वस्थता के बारे में। तो फ्रेंड आप मेंटली और फिजिकली फिट होनी चाहिए पहली बात, और जो दूसरा पॉइंट है कि किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाए जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। तो प्रसूति के दिनांक से 6 सप्ताह पश्चात स्वास्थ्य के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा। फ्रेंड अगला पॉइंट है आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें पहला पद है संपादक के लिए जो न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है, और प्रतिवेदक के लिए
न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। और जो अन्य पद हैं सभी अन्य पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। और फ्रेंड जो एज काउंट होगी वो 1/7/2020 को काउंट होगी, न्यूनतम आयु से कम हो तथा अधिकतम आयु से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड जो जिन लोगों की जो SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के लोग हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी मैक्सिमम आयु में। और जो खेलों के कुशल खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के उनको 5 वर्ष की, उत्तर राज्य के जो कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी जो सेवा में हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट। और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जिन्होंने शिक्षक या शिक्षण का काम कर रहे हैं उनको 5 वर्ष की छूट हो जाएगी आयु में। और फ्रेंड जो माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारी हैं शिक्षक हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट है। दिव्यांगजन के लिए 15 वर्ष की छूट है। और जो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 5 वर्ष की छूट दे रखी है। और जो समूह घ और घ के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी 3 वर्ष की छूट दे रखी है। और फ्रेंड जो विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर संविदा के रूप में कार्य कर रहे हैं उन पे भी जो है विभाग छूट के बारे में सोचेगा। तो फ्रेंड मैंने लगभग सभी डाउट को क्लियर किया है। तो इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं विदिन 2 आवर के अंदर रिप्लाई देता हूँ, 100% देता हूँ। और फ्रेंड जो लोग चैनल पर नए आए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। जय हिंद, धन्यवाद।